नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। इस बीच हमने जो पिछली बातचीत की थी और अब जो बातचीत करने जा रहे हैं, हम राजू शर्मा जी से बातचीत करने जा रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। हमारे हर कार्यक्रम में आपके सामने होते हैं और हम दोनों बहुत सारे सामयिक मसलों पर लगातार बात कर रहे हैं। इधर कोविड और उससे जुड़े सरकार के फैसले, उसके नतीजे, जो कुछ चीजें हो रही हैं, वैक्सीनेशन और ऐसे बहुत सारी चीजों पर हमने लगातार बातें की हैं। कोविड एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार बात करने की जरूरत भी है। तो इस बीच चुनाव हुए, कुंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव हुए। इन सबको एक साथ करके ये माना गया अब वैज्ञानिक जगत में कि इसने हमारे देश में कम से कम इस समस्या को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। अब सरकार को विभिन्न कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में उसकी स्क्रूटनी हो रही है, उसके तमाम फैसलों की। उसके कुछ नतीजे हैं, कुछ चुनाव खत्म हो जाने के बाद विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच जो कुछ हो रहा है उसके कुछ नतीजे हैं। और इस सब पर दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के लगभग हर मशहूर रिसाले ने इस सरकार को आलोचना के मुकाम पे सामने खड़ा कर लिया है। सब इनकी निर्मम आलोचना कर रहे हैं और अब आप कह सकते हैं कि नो बार हो, कहीं कोई रोक नहीं है। सबने प्रधानमंत्री को सीधे सीधे नाम लेके जिम्मेदार ठहराया है और बहुत कड़े शब्दों के प्रयोग किए हैं। भारत में भी मीडिया का वो हिस्सा जिसे आप कह सकते हैं कि जो दबाव में नहीं आया है, उसने भी वो सब किया है। इसी सब पर बात करेंगे। राजू शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। राजू शर्मा जी, थोड़ी बात आपसे हो जाए। आप सुन ही रहे होंगे मैंने क्या भूमिका बांधी है पिछले कार्यक्रम के बाद आज। तो जरा सा आपका इधर क्या तजर्बा रहा, अब जब चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए हैं, लेकिन जो पेंडेमिक है उसके नतीजे बहुत भयावह है। आप शुरुआत करें, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। नमस्कार शीतल जी, आप अपने गांव में हैं और आपने बताया कि जितने बजे हमारा कार्यक्रम करने का विचार था वो नहीं हो सका क्योंकि वहाँ बहुत शोर था और मुझे लगता है कि वहाँ पे भी खूब भीड़ इकट्ठी रही होगी और तमाम तरह से लोग बड़े भावुक और बड़े सक्रिय रहते हैं पंचायत के चुनावों में। अब ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासद विडंबना है कि यूपी के पंचायत के चुनाव 4 चरण में खत्म हुए 29 तारीख को। आज उनकी काउंटिंग 2 तारीख को शुरू हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में शायद पहुंचा और वहां पर हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, वो हमारी मुलाकात भी है उनसे। लेकिन उन्होंने न जाने कौन से गणनाएं करके, गुड़ा भाग करके एक एश्योरेंस अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और जो भी व्यक्ति काउंटिंग सेंटर में अंदर घुसेगा वो आरटी की उसकी एक रिपोर्ट नेगेटिव होगी और एक और कंडीशन कोई लगाई। अब कोई अजागृत, मैं कहूँगा अजागृत शब्द नहीं है लेकिन अजागृत कह सकते हैं, व्यक्ति या अधिकारी ही इस तरह की राय या इस तरह की अश्योरेंस चाहे एफिडेविट के माध्यम से या जिस भी माध्यम से किसी न्यायालय में आज की तारीख में दे सकता है या देगा। क्योंकि जो अगर कोई कह रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन काउंटिंग में विशेष रूप से पंचायत के चुनाव में होगा तो वो उसे असलियत की कोई वाकफियत नहीं है। वो हो सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो। आप जानते ही हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि पंचायत के चुनाव सबसे ज़्यादा कंटेस्टेड चुनाव होते हैं, मूछ के चुनाव होते हैं, उसमें बड़ी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। लोग इज्जत और इस तरह की चीज़ों में खेल जाते हैं।
और कल ही ये देखने में आ गया, एक तो पंचायत की गणना, चुनावों की गणना 2 दिन 3 दिन पूरी नहीं होगी, और अलग अलग जगहों पर तमाम वीडियो सामने आए, और असलियत उससे ज्यादा ही खराब होगी, जहां पर लोग तमाम भीड़ इकट्ठी थी, कोई लड़ रहा है, कोई बहस कर रहा है वगैरह। कम से कम 3 जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बागपत समेत, जिसके वीडियो चले टेलीविजन चैनलों पर। हाथरस समेत लगभग सभी जगहों पर हजारों की भीड़ रही, और जो भी उन्होंने दावे किए उनका कोई पालन नहीं हुआ। और ये जो आरटी सर्टिफिकेट की बात थी, ये पीएससी पर वैसे ही दे दिए गए बिना जांच किए हुए। तो ये जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा और जो फील्ड में हुआ, उसमें एकदम जमीन आसमान का अंतर है। पूरी तरह से खुला न्योता दिया गया। ये क्यों किया गया, ये समझ से परे। और ये विडंबना, इस पे थोड़ी थोड़ी देर हमको इसको और खोदना चाहिए। विडंबनाओं और विद्रूपताओं का जो विधान है वो इतना फैलता जा रहा है कि एक तो ये एफिडेविट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने दिया, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने जो कुछ किया वो तो जग जाहिर है। वो तो नतीजे बता रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से, किस रफ्तार से कोविड की संख्या बढ़ी है। और हाई हाई कोर्ट मद्रास ने उनके खिलाफ कुछ ओरल ऑब्जर्वेशंस किए कि इनके खिलाफ चार्जेस लगने चाहिए, ये तो हत्या समान है वगैरह। और वो इतने चिंतित हैं अपनी इज्जत को लेकर, और कि उनको कोई बात चिप गई, कि उनके पास इतना वक्त है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाके उस ओरल ऑब्जर्वेशन को खारिज करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन हम हाई कोर्ट को इस तरह से ये नहीं कह सकते कि फला चीज़ कहे या ना कहे, इसमें इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। ये कितनी फूल जूल किस्म की बहसें आप देखिए हो रही हैं। दूसरी तरफ हाई कोर्ट दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, और रेजोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजन के कितने रिजर्वायर बनाए, दिल्ली में ऑक्सीजन कम है कि ज़्यादा है, उसका आवंटन कैसे होना चाहिए, टैंकर कौन लेके आएगा, सरकार कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार है, क्या सरकार है। इस तरह के डिस्कशंस अब एक ऐसे विषय पर हो रहे हैं जो कम से कम कोई महान नॉवलिस्ट भी 70 साल पहले कल्पना नहीं कर सकता होगा कि किसी दिन ऑक्सीजन के वितरण पर इस तरह के डिस्कशंस शीर्ष अदालतों में एक नहीं, 2 दिन नहीं, एक एक हफ्ते, 10-10 दिन तक चलेंगे। कि जो अंतर्राष्ट्रीय जी अखबारों में लगातार भारत के जी इस जी मामले को हैंडल करने की हमारे प्रधानमंत्री को बाकायदा इंगित करके आलोचना हो रही है, जो अनवरत जारी है, और जिसको हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा संबंधित दूतावासों के जरिए रोकने की भी कोशिश एक तो जगह की गई है। और उसके बाद की हालत यह है कि हमारे यहाँ दिल्ली स्थित एक एम्बेसी ट्विटर से ऑक्सीजन मांग रही है, और उसे यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक नोटिस एम्बेसीज में जा रहा है कि आप ऐसे किसी अपराध में न पड़े, होर्डिंग वगैरह के। ये क्या हो रहा है ऐसा? इस लेवल का प्रशासनिक असफलता मैं कहूंगा, या हास्यास्पद कहूंगा, या क्या कहूँ, इसको कोई शब्द देने में मुश्किल हो रहा है। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, और ऐसी कोई स्थिति, भारत कुल मिला के एक बड़ा देश है, आबादी की वजह से तो बड़ा है ही है। हमारा मतलब ऊपर का प्रशासनिक ढांचा क्या एकदम वो किसी राज्य के या किसी एक बनाना रिपब्लिक के ढांचे में बदल गया है। ये चीज थोड़ी बहुत हमने इस पर चर्चा पिछले बार जब हम मिले थे तब भी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जगत से और विभिन्न देशों से सहायता आनी शुरू हुई थी, और हम इस कारण भी कहते थे कि बड़े देश यूरोप और वह सब बाकी लोग क्यों हिंदुस्तान के इस सर्ज, जो कि सबसे बड़ी वेव है अब तक के इतिहास में, क्यों ज़्यादा चिंतित हैं। और हमने जिक्र किया था कि वेरिएंट्स की वजह से, क्योंकि ये एक उर्वर ज़मीन बन गई है नए नए वेरिएंट्स के पैदा होने की। जितने वेरिएंट्स पैदा होंगे उससे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रभावित होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये चिंता है।
और उस पर उन वेरिएंट्स को हासिल करना, उनके ऊपर रिसर्च करना, उसकी जो एकदम से ज़रूरत पैदा हो जाती है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता बन गई थी, जो कि व्यक्त हुई। उसमें सहायता वगैरह आई। अब अंतर्राष्ट्रीय अखबार हैं, वो तो जो वो देखते हैं अपने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से, अपने लेखकों के माध्यम से, वो बेबाक लिखते हैं। वहाँ तो कोई हिंदुस्तान के नियम या कानून या कहिए कि डर या उनकी तरफदारी का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो जो देखते हैं वो लिखते हैं। और जो जो साफ नजर आया वो ये आया कि कम से कम 20-25 अंतर्राष्ट्रीय अखबार और न्यूज साइट्स जो कि दुनिया की ओपिनियन बनाती है और लिखती है, उनके लगभग समान, लगभग क्या, लगभग पूरी तरह से समान व्यूज रहे। जो जब उन्होंने पड़ताल की और जिक्र किया कुंभ का, या जिक्र किया रैलीज का, जिक्र किया कि हमारी जो सत्ता है उसके जो शीर्ष नेता है उन्होंने क्या बयान दिया, उसका जिक्र किया, तो वो फैक्ट्स लिख रहे थे और उसके निष्कर्ष लिख रहे थे और सब एक समान लिख रहे थे। अब उस पे आपको अच्छा नहीं लगा, देश को हमारे अच्छा नहीं लगा, जाहिर है बात चुभती है जब सच, कड़वा सच सुनने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। तो आप उसका प्रतिकार तो केवल तथ्य के माध्यम से कर सकते हैं। आप उनके ऊपर ये लांछन तो नहीं लगा सकते कि आप किसी कौन सी षड्यंत्र में शामिल हैं वगैरह। तो ये बहुत ही पूर्ण किस्म का रिस्पांस हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रहा, जिसका कोई असर अंतर्राष्ट्रीय जगत पे नहीं हुआ। वो अपने तरीके से ये चीजें देखेंगे। आज टैंजानिया के एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति, आज एक पहली मृत्यु हो गई है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। एक खबर आई, शायद इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखी थी, उनके कोई एक अधिकारी की डेथ हुई है। मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा था जो बेहद निजी किस्म का था, लेकिन वो एक यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने कोविड सिचुएशन को लेकर एक बहुत ही सुंदर मतलब कला के या लेखन के स्तर पर लिखा। इसके बारे में उसके कुछ अंश मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे समझ में आएगा कि क्या, किस तरह से निष्पक्ष आंख इस चीज को देख रही है। वो लिख रहे हैं कि मेरे पड़ोस में एक मेरा मित्र है, वो बीमार है, सिक वर्ड यूज कर रहे हैं। 2 कमरे आगे एक अपार्टमेंट है, वो बीमार है। एक दूसरी तरफ अपार्टमेंट है, वो बीमार है। कोई बुला रहा है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मेरे को कैसे कोविड हो गया, मैं तो कहीं गया ही नहीं था, जो कि अब अस्पताल में है। तो मेडिसिन की दिक्कत है वगैरह। अब ये अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि ये कोविड की डिजीज मुझे भी पकड़ेगी। ये लिख रहे हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है इस समय दिल्ली में बैठे हुए। कोविड बाहर है, मैं अंदर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि केवल वक्त का तकाजा है कि मैं भी बीमार ही हो जाऊंगा। ये लिख रहे हैं। फिर ये आगे लिखते हैं एक जगह, बस एक ही चीज और मैं बताना चाहूंगा। वो लिख रहे हैं कि मैं फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट करीब 20 साल रहा। मैंने जंग के मैदानों में कवरेज की। मैं इराक में किडनैप हुआ, अपहरण हुआ था उनका, और जेल में कई बार ठूंसे जा चुके हैं। तो मतलब एक नामी गरामी किस्म के जर्नलिस्ट हैं। ये लिख रहे हैं कि ये एक अजीब तरह से और विकट किस्म का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इसमें ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि अगर मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी या मुझे अगर एक माइल्ड केस हो जाता है तो हम शायद ठीक हो जाएं, या हम ज्यादा बीमार हो जाएं। और अगर हम ज्यादा बीमार हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आईसीयू तो भरे हैं, अस्पतालों के गेट जो है बंद हैं। तो ये बता रहे हैं कि मैंने खतरे देखे हैं, लेकिन ये खतरा ऐसा है कि आप केवल बैठे हुए हैं और
बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद आपका कयास, आपका थॉट, विचार, और ये हमारा भी विचार है, हमारे मन में हम भी तो इसी तरह से रह रहे हैं। विचार सिर्फ ये है कि अगर मैं बीमार हुआ तो क्या वो एसिम्प्टोमेटिक टाइप अपने आप से ठीक हो जाएगा, कि भाई कुछ नहीं हुआ, केवल खांसी वांसी होके रह गया। लेकिन कहीं आगे बढ़ गया और थोड़ी सी तकलीफ होने लगी तो मैं मेडिसिन कहाँ से लाऊंगा? वो 5वें दिन जो चीज़ करते हैं, 6ठे दिन जो चीज़ करते हैं, कैट स्कैन की कोई बात वो करता है, तो मैं कैसे कराऊंगा? मैं कौन से अस्पताल में जाऊंगा? मुझे ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? मुझे मेडिसिन कहाँ मिलेगी? ये हर जुबान पर ये सवाल है। और ये स्थिति और विकट हो रही है। जो मेडिकल फ्रेटर्निटी अब कह रही है, इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से डॉक्टर का समुदाय श्रीमान मोदी जी को सीधे ब्लेम करते हुए और एक आक्रामक मुद्रा में है। वो दो चीजें अब कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महा कमी हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स की होने वाली है अगले 2-3 महीनों में। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि चाइना से कुछ जो इंटरमीडिएट्स के कंसाइनमेंट कार्गो आते थे, उनमें कुछ अवरोध हो गया है। इस समय जो आम मेडिसिन हैं, पैरासिटामोल, नॉर्मल एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन और इस तरह के जो भी कोविड में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि रोजमर्रा की मेडिसिन हैं, उनको बनाने की के इंटरमीडिएट्स जो है उनमें कमी, न केवल कमी आई है, उनके दाम करीब 150 से 200%, 500% बढ़ गए हैं, और वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। होर्डिंग भी कारण है, और भी बहुत से कारण रहे होंगे, और ये विकट समस्या बनने वाली है कि कहीं ऐसा ना हो, स्थिति आ जाए कि ये मेडिसिन भी बननी कम हो जाए। दूसरा, उनके प्रोडक्शन शेड्यूल में वर्कर्स की कमी हो गई है। कुछ मेडिसिन, काफी मेडिसिन में ऑक्सीजन इस्तेमाल वो लोग करते हैं इनको बनाने के लिए, उसकी सप्लाई की भी इशू हो गई है, क्योंकि ऑर्डर्स के मुताबिक अब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स के लिए जा रही है। तो नई नई दिक्कतें अब सामने आ रही हैं, और रिस्पांस के स्तर पर नॉर्थ इंडिया में तो हम देख रहे हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये तो 3 का हमको पर्सनली थोड़ा बहुत पता है कि काफी कम है। और जहां तक त्रासदी की बात है, तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमारा सर्कल होता है, उसमें 1 या 2 खराब खबरें पिछले साल सुनने को मिली थी। मुझे लगता है आज की स्थिति में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने 40 या 50 खराब खबरें, जिसमें मृत्यु से लेके आईसीयू में होने की खबरें शामिल है, ना सुनी। तो 30 गुना 40 गुना स्केल है विपत्ति का, आपदा का, त्रासदी का। तो शीतल जी, कुल मिला के चीजें बड़ी भयानक है। मैं एक सवाल मेरा रह जाएगा, क्योंकि समय भी देख रहा हूं मैं, वैक्सीनेशन वाला सवाल, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कल एक इंटरमीडिएट ऑर्डर तो आया है, जिसमें उन्होंने सरकार के फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को कह दिया है कि वो संविधान सम्मत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन के मामले में फैसले लिए हैं कि 45 साल से ऊपर वालों की या 50 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन तो उन्होंने पहले खरीदी, और अब वो राज्यों के ऊपर डाल रहे हैं कि 44 साल से नीचे वाले और 18 साल तक के इस राज्यों के जिम्मे है, और राज्य किस भाव पे लेंगे ये वो दुकानदार से तय करेंगे, जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर से तय करेंगे, जिसको उन्होंने पहले ही बढ़ा के बता दिया है। वही आदमी केंद्र सरकार को 150 रुपए में दे रहा है, जबकि ये माना जा रहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय जगत में जिस भाव से वो वैक्सीन बिक रही है, उस लिहाज से भारत में फिर भी महंगी है। लेकिन राज्यों को वो 400 और 600 की बात उसमें आई, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में तो और महंगी की बात है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो इंटरिम आदेश में इनको कहा है कि आप इस फैसले को संविधान सम्मत करें। अभी हम इससे ज्यादा कड़ा आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें ये चीजें जो आपने फैसले किए हैं, ये सब संविधान की जो भावना है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, लोगों को जिंदा रखने के लिए जो जिम्मेदारी है सरकार की, ये उस भावना के सीधे सीधे विरुद्ध है। मोटा मोटी उन्होंने अपने जब पहले ऑब्जर्वेशन में भी ये कहा था कि ये समझ से परे है कि एक प्राइवेट पार्टी को 30-40 हजार करोड़ का फायदा केंद्र सरकार क्यों कराना चाहती है। अब इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है कि आप राज्यों के जरिए एक पार्टी को 40,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिलवाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि अब इसके पीछे आप निहितार्थ समझ सकते हैं कि उस 40,000 करोड़ में से पॉलिटिकल फंड कितना होगा, जो इलेक्शन बॉन्ड बनते हैं उसमें इस तरह के फैसलों के नतीजे क्या होते हैं। खैर, उस पर अभी जाए बिना, जो वैक्सीन पॉलिसी है, अभी तो क्लियर ही हो गया कि हम करीब 1% लोगों को ही दोनों डोज दे पाए हैं।
पहले तो हल्ला इन्होंने वो मचा दिया, जो सिंगल डोज दी गई थी वो 12-13 करोड़ को थी, वही जोर से चिल्ला दिया। तब तक जब तक वैज्ञानिक रिस्पॉन्स आया और तथ्य का रिस्पॉन्स आया, तब तक हल्ला मच चुका था। बाद में स्टूडियोज में जब पकड़े गए इनके प्रवक्ता, तो वो इधर बगले झांकने लगे कि भाई एक डोज का सवाल ही नहीं है, वो तो कंप्लीट 2 डोज जब लग जाती है आदमी को और उसके बाद कुछ हफ्ता बीत जाता है, तब उसका कोई मतलब होता है। वो कितनों को लगी है, तो पता चला 3.25 करोड़ से भी कम है। तो 130 करोड़ की आबादी में 1.5% होता है। तो जो वैक्सीनेशन की हालत है, अभी ऑर्डर की आज डिटेल एएनआई से आई है, वो भी हमें बताती है कि वो 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के ऑर्डर नहीं थे अभी तक, जो उपलब्ध ऑर्डर थे, जिनके आगे सप्लाई होनी थी, कुछ सप्लाई हो चुकी थी। तो वैक्सीनेशन का जो सवाल है, आप चूंकि इसको वैज्ञानिक तौर पर भी काफी अच्छे ढंग से व्याख्यायित करते हैं, हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें कितने फीसद आबादी को वैक्सीनेट करना जरूरी है, और इस तरह के कुप्रबंधन से, और अभी जो हुआ है कि जो आधार पूनावाला है, जिसके यहाँ सबसे ज्यादा कोविशील्ड बनी है, वो खुद ही भाग गया जिस दिन लंदन बंद हो रहा था। उस दिन बहुत से प्राइवेट हमारे एंटरप्रेन्योर देश छोड़ के भागे, वो उनमें से एक था। उसका इंटरव्यू आया तो पता लगा, और वहां वो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है भारत में। तो आज उसका सब जगह आया है कि मैं कुंभ और इस पे उस पे क्या बोल सकता हूँ, मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी तो जबान काट ली जाएगी, गर्दन काट ली जाएगी। तो यहाँ उद्योगपतियों की हालत ये है। ये सब क्या हो रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सचमुच में किसी बनाना रिपब्लिक, क्या किसी अफ्रीकन उस तरह के रिपब्लिक में फंस गए हैं, जहां कोई 10-20 हजार लोगों की एक सैनिक टुकड़ी बना के देश नाम की चीज पे कब्जा कर लेता है और फिर इस तरह की चीजें करता है जिनका कोई सर पैर नहीं होता। ये हो क्या रहा है? एक सार्वभौम ये राष्ट्र की प्रतिक्रिया है इन सवालों पर। जो आप चीजें कह रहे हैं, पहले भी हम विद्रूपताओं की विकृतियों का जिक्र कर रहे थे, ये भी एक उसी का रूप है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही वो तो जाहिर है पूरी सामान्य वकील, सामान्य पॉलिसी का देखने वाला एनालिस्ट देखेगा कि ये जो वैक्सीन की पॉलिसी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल भावना के खिलाफ है। केंद्र के और राज्य के दामों में फर्क कैसे हो सकता है, एज के आधार पे फर्क कैसे हो सकता है। आज तक कोई ऐसा इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो जनहित में होता है नहीं बना, जिसमें अलग अलग गांवों में अलग अलग राज्य और अलग अलग सेंटर वैक्सीनेशन करें। दूसरे, आप राज्यों के बीच अजीब तरह के कॉम्पिटिशन, विद्रूप टाइप का कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हो कि वो प्रभावित कर और या ज्यादा पैसे और कर वैक्सीन ले ले, किसी को बाद ले वगैरह। प्राइवेट और स्टेट के बीच में कैसे आवंटन हो, ये आपने इसका कोई खुलासा ही नहीं हुआ। क्या आपने एक प्राइवेट कंपनी को छोड़ दिया? और ये कोई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो व्यक्ति इतना प्रेशर में आ गया, चूंकि उसके ऊपर थोप दिए गए ना ऐसे निर्णय जो कि केंद्र सरकार के निर्णय हैं। ये तो पॉलिसी के निर्णय होते हैं, ये पब्लिक गुड के, जनहित के निर्णय। एक प्राइवेट कंपनी जो वैक्सीन बना रही है वो ये निर्णय कैसे ले सकती है? तो उसको बेचारे को जाना पड़ा लंदन। और वो तो जरूर आ ही रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि वो 30 तारीख में से शुरू होना था वैक्सीनेशन। सारे प्रदेश मुख्यमंत्री उसको फोन कर ही रहे होंगे कि भाई हम शुरू करना चाहते हैं, हम शुरू करना चाहते हैं। बहरहाल ये तो मैस हो गया। अब वैक्सीनेशन जब तक आपका 50% की पॉपुलेशन का ना हो जाए, तो वो जो वो 50% वैक्सीनेटेड प्लस जो लोग कोविड से ग्रस्त हो चुके हैं या एक बार पा चुके हैं, उसको मिला के हर्ड इम्यूनिटी बनती है। वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने का एक साधन तो होता है कि आप बीमारी को अपना लो और इम्यून हो जाओ वायरस को, तो अपने आप एक साल के बाद वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें तो लाखों जाएंगी। वैक्सीन दूसरा एरिया है, तो 50% 60% वैक्सीनेशन करने के लिए अभी तो जो लेटेस्ट बयान है समझ में आता है कि जुलाई तक वो डिजिटल वैक्सीन देने की स्थिति में है ही नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता इस साल के अंत तक कोई तरीका नजर आ रहा है कि वैक्सीनेशन उस स्तर का हो जाए जिस स्तर का होना चाहिए। और ये बहुत ही दुखद स्थिति इसलिए है क्योंकि हम
दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसिंग देश हैं। हम अपने आप को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड सही मायनों में कहते हैं। अब कोवैक्सीन जो कि हमारी ही देश की उपज है, उसको क्यों नहीं एक आदेश कर अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से बनवाने की चेष्टा की जा रही है। आईपीआर उसका किसके पास है ये स्पष्टता नहीं है, क्योंकि उसमें पैसे सरकार के लगे हैं। आईसीएमआर और वायरोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट है उनकी साइंस इसमें लगी है। ये एक कोलैबोरेटिव कार्यक्रम था। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जहां सरकार की ग्रांट से या कोलैबोरेशन से आईपीआर क्रिएट होता है, तो आईपीआर या तो जॉइंट होता है और उसमें सरकार के राइट्स होते हैं, और सरकार के पास वैसे भी राइट्स हैं कि वो किसी भी आईपीआर को किनारे कर पब्लिक हित में बीच में आ सकता है। तो कोवैक्सीन क्यों एक से ज्यादा फैक्ट्री में नहीं बन रही है, ये समझ के परे है। कोवैक्सीन जो नतीजे सामने आए हैं, और ये एक अच्छी बात है, गर्व की बात है कि कोवैक्सीन एक सक्षम वैक्सीन दिख रही है। हालांकि उसके फाइनल रिजल्ट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन जो उसका प्रभाव है वो अच्छा प्रतीत होता है कि अच्छा है। वो ब्रॉड बेस्ड वैक्सीन है, वो वेरिएंट्स के खिलाफ भी काम कर रही है, सक्षम वैक्सीन है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत ने एक सक्षम वैक्सीन क्रिएट की। लेकिन अगर वो वैक्सीन जनता समय पर नहीं पहुंचेगी, वैक्सीन सृजित करने का जो एक बड़ा प्रयास था, उसका क्या फायदा। तो बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही है वैक्सीनेशन के बारे में, और सरकार ठीक है। अब जैसा मैंने अपेक्षा की थी, अब स्थिति ये हो गई है कि सीआईआई और ट्रेड बॉडीज और जनता सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि लॉकडाउन करिए, राष्ट्रीय लॉकडाउन करिए। आज सीआईआई ने स्टेटमेंट दिया लॉकडाउन करें, इसको मतलब कम करें, इस पर कंट्रोल पाए, नहीं तो तय हो जाएगी। लेकिन सरकार अभी तो समझ में आता है 2 तारीख तक तो करने की स्थिति में थी ही नहीं। अभी 6 तारीख तक उत्तर प्रदेश के काउंटिंग वगैरह चलेगी, तो 6 तारीख भी मेरे ख्याल से निकलेगी। एक मुझे जो चीज नजर आती है वो ये नजर आती है कि केंद्र सरकार की शीर्ष का जो शीर्ष है, जो नेतृत्व है, वे पिछले साल के लॉकडाउन के अनुभव से काफी आतंकित जरूर हुआ होगा। तो वो नेशनल लॉकडाउन करने में शायद उनकी एक मन में आतंक ये होगा कि अगर लॉकडाउन किया तो न जाने मजदूर वर्ग या जो माइग्रेंट है वो कैसे बिहेव करेगा, कहीं पिछले साल की छवियां दोबारा से उत्पन्न ना। ये आकलन ठीक है। हमको पता नहीं कि अगर एक नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर होता है तो उसके साइकोलॉजिकल प्रभाव माइग्रेंट्स पे या गरीबों पर क्या होंगे। तो जो दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार बहुत खुद तैयार नहीं है नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर करने के, क्योंकि एक साल बीते का अनुभव जो था उसमें त्रासदियां बहुत हुई। तो स्टेट गवर्नमेंट्स लगभग लॉकडाउन कर रही हैं, लेकिन वो एडहॉक तरीके से हो रहे हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू है, कहीं 6 बजे, कहीं 7 बजे। शायद ये भले के लिए भी है कि आप ये चीजें स्टेट के लिए छोड़ दें, लेकिन सवाल ये है कि जब तक मूल चीजों का सोल्यूशन नहीं आएगा, जो कि भाई बेड, ऑक्सीजन, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग ज्यादा करना, बिहार में टेस्टिंग कम होती जा रही है, तो फिर तो जो एक नॉर्मल कोर्स में वेव ने अपना भुगतान लेना है, दंड देना है, जाने लेनी है, त्रासदी पैदा करनी है, तो वो कर देगी। वेव तो अपने आप होगी ना, चाहे मई के बीच में हो, चाहे हो, फिर होते होते जून में नीचे आ जाए। लेकिन वो जो उससे फिर विनाश होना है वो तो हो ही जाए, और वो बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ये स्थिति है, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसी नोट पे आज की बात समेटते हैं, फिर आपके सामने पेश होंगे, फिर राजू शर्मा जी से सवाल करेंगे, फिर तब तक की जो डेवलपमेंट होंगे उन पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।